नेपाल इस समय हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हिंदू राजतंत्र को लेकर भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। काठमांडू की सड़कों पर लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ओली सरकार के विरुद्ध भारी लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नेपाल की जनता अब राजतंत्र की वापसी चाहती है। पूरे नेपाल में इस समय राजतंत्र की वापसी को लेकर भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर राजतंत्र को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमरो राजा हमरो देश के यहां नारे लगाए जा रहे हैं। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी किस तरह से नेपाल के लोग अब सड़कों पर राजतंत्र की वापसी के लिए उतर चुके हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे यह साफ संकेत है कि नेपाल अब राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है। 2008 में नेपाल से राजतंत्र को खत्म कर दिया गया था। अब पुनः नेपाल की जनता नेपाल में राजतंत्र चाहती है, लेकिन चीनी प्रस्थ सरकार कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वामपंथी दलों ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि अपने ही लोगों को अपने के लिए खड़ा कर दिया। इन वामपंथियों ने भाई भाई में विभाजन का जहर घोल दिया। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हिंदुओं पर चीनी प्रस्थ सत्ता के फरमान पर हिंदू पुलिसकर्मियों के द्वारा लाठियां बरसवाई जा रही हैं। तस्वीरें गवाह है, तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से नेपाल पुलिस को आगे कर ओली सरकार हिंदुओं पर लाठियां बरसा रही है। प्रोटेस्ट में शामिल महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। इस तरह से हिंदू राजतंत्र की मांग कर रहे हिंदुओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखिए। प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेको छ। भर्खरै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द। म तपाईँलाई सूचना मात्रै भनेको यो कार्यक्रम अझ आधा घन्टा 45 मिनट जान्छ। भर्खर 3 गरेको साथीहरूलाई क्रमिक रूपमा लाइन राखेर बोल्न दिने। तपाईँहरू पुलिस श्रोताहरू पनि गरिदिनुहोस्, लाइन राखेर बोल्न दिने। त्यसमा चिन्ता गर्नु परेन। हजुर अझ 6 दिन बाँकी छ। किन एकछिन अब अहिले भोलि 1 बजे। इस खबर पर हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। काठमांडू से खुशबू ओली और नेपालगंज से राजकुमार रौनियार। सबसे पहले हम खुशबू ओली के पास चलते हैं। खुशबू जी, 2007-8 में जब नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव सत्ता में थे, तब उन्होंने जनता की मांग पर सत्ता छोड़ दी थी, अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। और अब नेपाल की जनता फिर से राजतंत्र की वापसी चाहती है, हिंदू राष्ट्र चाहती है। तो ये सत्ता के लोभी जो हैं अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे, इसकी वजह क्या? देखिए, नेपाल की जनता 2008 के बाद सत्ता में आई राजनीतिक पार्टियों से दिन ब दिन असंतुष्ट होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने ये शासन में स्थिरता और आर्थिक प्रगति की जो वादे किए थे वो आज भी अधूरे हैं। और इन पार्टियों ने सुधार और परिवर्तन लाने का जो भरोसा दिया था, उनके शासनकाल में केवल भ्रष्टाचार, अक्षमता और आपसी सत्ता संघर्ष ही हावी रही है। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में हम चाहते हैं कि नेपाल में जारी जो राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक संकट है, सुशासन की जो संकट है, इसको दूर करने के लिए आरपीपी ने कुछ मांगे आगे ली हुई है, एजेंडा ली हुई है। अभी मेन तो रीजन यही है कि जो इन लोगों ने नेपाल का एक हिंदू राष्ट्र होने का पहचान ही जनता के जो मत था और उसको इग्नोर करके उन लोगों ने संविधान सभा से आकस्मिक रूप में जो हिंदू राष्ट्र हटाकर धर्मनिरपेक्षता घोषित कर दिया, उसकी वजह से बहुत सारे आम नेपाली जनता रुष्ट है ये शासकों से। अभी जो सत्ता में है एमाले, कम्युनिस्ट और कांग्रेस और इवन माओवादी से भी बहुत रुष्ट है। और मेन तो यही है कि जो ये व्यवस्था में अभी ये 3 पार्टियों का सिंडिकेट के हिसाब से चल रहा है राजनीति, सत्ता, इस वजह से जनता चाहती है कि इससे मुक्ति मिले और आम नेपाल में एक स्थायित्व कायम हो, स्थिरता कायम हो, जिसकी वजह से नेपाल में आर्थिक समृद्धि आ सके। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है नेपाल में और इसी वजह से जनता चाहते हैं कि ये लोग सत्ता में नहीं रहे और ये व्यवस्था परिवर्तित हो जाए, क्योंकि बहुत सारी दलीयकरण में फंसी हुई है। आपकी संवैधानिक आयोग से कोई भी ऐसा जनवर्गीय संगठन नहीं है जहाँ पे दलीयकरण ना हो। इसकी वजह से ना न्याय
न्याय ना ही न्याय इंडिपेंडेंट है, कुछ भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी पूरी इन्फ्लुएंस्ड है पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। तो इसीलिए जो ये प्रणालीगत भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस शासन को हटाना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से जनता अभी सड़क में है। आप लोग इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि कब हिंदू राष्ट्र होगा नेपाल, कब राजतंत्र की वापसी होगी? और सवाल आपसे यह भी है, क्या चीन का हस्तक्षेप भी नेपाल में ज्यादा है? अभी इस मुद्दे में तो नहीं है, देखिए, क्योंकि हाँ, ये लड़ाई जो आंदोलन है ये पूरी जनता की आंदोलन है और अभी हम बहुत संघर्ष करना बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार की निरंकुश सरकार है, सरकार ने राजधानी के लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दिया है, सिर्फ 3 जगह देकर, और सारी काठमांडू वैली में हम कहीं प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, विशेषकर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के लिए ही ये उन लोगों ने किया हुआ है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण रूप से और बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता है। पर ये लोग वो उस पे भी इन लोगों ने हमारा जो मौलिक अधिकार लगा हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा संघर्ष हमको थोड़ा और दिन करना पड़ेगा। पर ये तो पक्का है, क्योंकि जनता खुद स्फूर्त रूप में सड़क में आई हुई है। अगर गणतंत्र की स्थापना के बाद इन लोगों ने सही ढंग से काम किया होता, अगर राष्ट्रपति साझा होते, निष्पक्ष होते, निर्दलीय होते, तो शायद ये आवाज आती ही नहीं है। और यही अभी जो धर्म निरपेक्षता है, अगर इसका भी सिद्धांत पालना करके इन लोगों ने जैसे अभी यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है पश्चिमा इन्फ्लुएंस में, अगर इसको रोकते ना तो ये आवाज, जनता की आवाज सड़क में आती नहीं है। तो इसकी वजह से हम सफल तो जरूर होंगे, क्योंकि जब जनता जनार्दन सड़क में आई है तो जनता न्याय भी देती है। और ऐसा नहीं है कि सारे जो चेंजेस नेपाल में पॉलिटिकल हुए, ये सारे चेंजेस ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से ही हुआ है, ऐसा बहुत सारा परिवर्तन है व्यवस्था का जो ऐसे ही आंदोलन से हुआ है। और इवन माओवादी जब 62-63 के बाद आए थे, इन लोगों पे चुनाव जीत के नहीं आए थे, इनको भी ये वो अंतरिम संसद में 82 सीट हम एमआलए और कांग्रेस ने ऐसे ही दिया था, किश्ती पे रख के दिया था, कोई चुनाव जीत के नहीं आए थे। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि अभी ऐसा नवीन समझदारी हो, यही चाहते कि सारी पार्टियां अभी वहां पे हो, बहुदलीय व्यवस्था हो, पर वहां पे संवैधानिक राज संस्था का व्यवस्था हो। और हिंदू राज्य घोषित करने के बाद हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी, और ये जो आपने मेंशन किया है भू राजनीतिक बात, इसमें जो जटिलता है राष्ट्रसंघ की वापसी होने से उसमें स्थायित्व, स्थिरता और अनुशासन भी कायम हो सकता है देश में। और ये वैदेशिक हस्तक्षेप जो है वो भी हम रोक सकते हैं। अभी नेपाल में जो ये शासन नहीं है, ये तानाशाही की मानसिकता है, यही सत्तारूढ़ दल को जनमत और वैधता पर विश्वास होती है, तो उन्हें सार्वजनिक जो संवाद और असहमति का स्वागत करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, सड़कें बंद करना बिल्कुल। और जनता को इन लोगों ने, संविधान सभा ने पूछा था कि आप लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए, इस बात का यहाँ पे एक वोटिंग हुआ था, तो उसमें 90-95% जनता ने हिंदू राष्ट्र के पक्ष में वोट भी किया था, पर उसको पूरा रद्दी में फेंक कर उसको अनुमोदित नहीं किया गया। अभी देखिए, हिंदू राष्ट्र अस्तित्व का बात है, आत्मसम्मान का बात है, और ये अतीत में लौटने की बात ही नहीं है, भविष्य को संवारने के लिए एक दिशा में एक दृढ़ और समावेशी सोच है। सो ऐसा नेपाल जहां बनाना चाहते हैं, जहां सांस्कृतिक हो, समृद्धि हो, वो हमारा धरातल है, क्योंकि नेपाल तो तपोभूमि है जहां आस्था हो, अवसर हो, आत्मनिर्भरता हो। देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात एक चेतना के विषय भी है, और आर्थिक रूप में तो ये बहुत बड़ा नेपाल का सारा समस्या ये हल कर सकता है। तो अभी ये हमारी आत्मसम्मान में आ चुकी है ये बात, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल की भूमि में रहकर ये पश्चिमा लोग बोल रहे हैं कि सारा गांव परिवर्तन करेंगे, सारा गली परिवर्तन करेंगे, देखिए खुला उद्घोष कर रहे हैं।
अभी खुली रूप में गौ माता की हत्या हो रही है यहाँ पे। देखिए मंदिर के सामने चर्च बना रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो इस किस्म से ये धर्मनिरपेक्षता का भी सिद्धांत का पालना नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अभी जनता, अगर ये लोग समझदारी में नहीं आते बिल्कुल तो बिल्कुल सत्ता संघर्ष से हिंदू राष्ट्र तो कोई बात नहीं है कि ये तो पुनर्स्थापित होगी होगी, क्योंकि वरना तो आप लोग देखिए जैसे हिंदू पर यहाँ पर विभेद हो रहा है ना, इस बात से खुलेआम वैदेशिक हस्तक्षेप होके बजट में बिल्कुल प्रभाव बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं, सही कहा आपने। फंडिंग्स में बहुत 6 अरब का तो ये लोग लास्ट ईयर फंडिंग कर रहे हैं धर्मांतरण में। तो ये हमारे सम्मान और धर्म रक्षता बोलते हैं, हम किसी के धर्म पे लालछना नहीं लगाते, किसी पे हम किसी के धर्म बदलने की स्वतंत्रता पे हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर गरीबी और पैसों के प्रलोभन से किसी गैर कानूनी है, और हम चाहते कि नेपाल से इस किस्म का प्रवृत्ति का अंत होना चाहिए। वरना ये जो हम हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी हम इतना सहिष्णु होके रह रहे बिल्कुल इतने सालों से रहा है, और ये लोग जो सत्ता में है ये हिंदू धर्म को अफीम मानते हैं। तो अभी जनता को समझ आ चुका है कि अगर धार्मिक अपनी धर्म की रक्षा नहीं कर सके ना, हम बाद में ये बांग्लादेश का जैसा सिचुएशन हो जाएगा और हम अल्पमत में हो जाएंगे। तो इस और सामाजिक रूप में भी और राजनीतिक रूप में भी तो बिल- ये बहुत जरूरी है। और नेपाल को अर्थतंत्र को सशक्त करने के लिए जैसे मक्का के वजह से सऊदी अरेबिया बहुत सशक्त है, उसी हिसाब से ये तो देखिए आप नेबर्स में हमारे पास 100 करोड़ भी से भी ज्यादा हिंदू हैं, और यहाँ पे तो सारे धाम यहाँ पे है। तो इस वजह से हम हिंदू राष्ट्र के माध्यम से देश के अर्थतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये हो, और सड़क संघर्ष से भी होगा, और जनता अभी आगे अगर इलेक्शन को पूरा पूर्ण विश्वास है कि परिवर्तित मत को परिवर्तन करेंगे। आप बनी रहे हमारे साथ, राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, जिस तरह से मैंने देखा कि नेपालगंज खासकर आप लोग रैलियां निकाल रहे थे, इसके बाद पत्थरबाजी हुई, तो नेपाल में तेजी से हिंदुओं की आबादी तो घट रही भाई, लेकिन इस हिंदुओं की आबादी घटने का मुख्य कारण क्या है? तेजी से नेपाल में जब ये आपका लोकतंत्र गणतंत्र आया, उसके बाद में धर्मांतर तीव्र रूप से नेपाल में जारी था ईसाइयों का। हिमाल पहाड़ में जोरों पर नेपालियों का के अंदर जो आपका मधेश आंदोलन जब हुआ था, उसमें भी जो नागरिकता दिया गया गैर हिंदुओं को, लाखों लाख नेपाल का नागरिकता यहाँ पे बांटा गया। तो वो आज तराई हो चाहे हिमाल हो पहाड़ हो, तीव्र रूप से यहाँ का हिंदू शिकार हो रहा है, धर्मांतर का शिकार हो रहा है। नया नागरिकता वाले पूरे तराई के अंदर अभी आके बस चुके हैं, तो तराई का भी माहौल खराब हो रहा है, पहाड़ का भी खराब हो रहा है। खास करके तो यहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं की आबादी घट रही है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि यहाँ नेपाल में हिंदुओं की आबादी घट रही, मुसलमानों की आबादी में तेजी से वृद्धि हो रही है। चाहे रोहिंग्या हो, चाहे भारत के बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, तो ये दोहरो जो इनका दोहरी नागरिकता का वहाँ का भी आधार कार्ड है, नेपाल में भी नागरिकता इन लोग को मिल गया है। तो समस्या जो है नेपाल का तो बढ़ ही रहा है, ये नागरिकता के कारण हुआ है, उसके बाद में चाहे धर्मांतरण के कारण पहाड़ों पे हो रहा है। तो हिंदू का हर तरफ से हिंदुओं के ऊपर निशाना यहाँ पे किया गया गणतंत्र धर्मनिरपेक्षता आने के बाद में। खुशबू जी, मैं आपके पास आता हूं लौट के। क्या नेपाल के जो हिंदू, इनको दो धड़ों में बांटने का प्रयास भी किया गया है? हिंदू देखिए, अगर सारे हिंदू होते तो मन से हिंदू होते तो ये अवस्था ही नहीं आती। पर ऐसे हिंदू भी हैं जो गले में रुद्राक्ष बांधते, कंठी लगाते, मंदिर में जाके पूजा करते, फिर वो हिंदू को हफीम मानने वालों को जाके वोट करते हैं। तो ये दो तरीके के अभी सड़क में संघर्ष कर रहे हैं। और जो ढोंग में हिंदू करते हैं वो लोग पक्ष के
दबाव में है ये। और विशेषतः यहाँ हमने जो देखा है उस हिसाब से, और जो रैपिड कन्वर्जन होता है, धर्मांतरण, ये ईसाई धर्मावलंबी से हो रहा है। और आप ये हम बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो खुद ही एक्सेप्ट करके, इवन बीबीसी ने वीडियो बनाकर डाला है जहाँ पे वो लोग नेपाल के भूमि में रह के पूर्ण रूप से नेपाल को परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से वो मुझे बड़ा समस्या लगता है। अभी हिंदू का प्रॉब्लम तो नहीं है, देखिए 90% हिंदू तो चाहते हैं पर सत्ता के दबाव में है, और नेपाल में जनता से ज्यादा कार्यकर्ता है, इसीलिए ये खुलकर बाहर आकर बोल नहीं सकते। पर अभी बहुत परिवर्तन हो रहा है। अधिकांश जनता जो है वो हिंदू राष्ट्र होने की मांग लेकर आगे आ रहे हैं। चाहे किसी भी प्रदेश में आप देखिए हिंदुत्व की मांग बढ़ रही है, क्योंकि अभी समझ में आ रहा है कि ये दूसरा धर्मांतरण जो कर रहे हैं वो किस तरीके से जनता को ठग रहे हैं, वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। नहीं, नेपाल सरकार, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां की जनता प्रोटेस्ट कर रही है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही है, अपनी हक की मांग कर रही है। इसके बाद जिस प्रकार से नेपाल सरकार पुलिस का प्रयोग कर रही है, आर्मी का प्रयोग कर रही है, आवाज को दबाने का काम कर रही है, ये कहां तक जायज है भाई? क्या कोई अपनी मांग भी नहीं रख सकता कि हमें राजतंत्र चाहिए, या अपनी हक की मांग नहीं कर सकता वो? देखिए, ये तो बहुत आपने सही बात कही है, क्योंकि हमने शांतिपूर्ण रूप से अभी तक जो प्रदर्शन किया है उसमें बहुत बड़ा दमन सरकार कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और उनको समस्या कहाँ पे है कि हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र और राज संस्था की मांग नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक हमारा प्राइमरी एजेंडा है, पर उसके अलावा हम जनता को ये बता रहे हैं कि हम प्रतिबद्ध है कि इस प्रणालीगत भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, जिसने शासन के हर स्तर को बंद करके रखा हुआ है, इसे बंद करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। और इस आर्थिक पतन को पलटने के लिए, जो परिवार को गरीबी की ओर धकेल रहे हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और देखिए, जो शिक्षा प्रणाली है उसको प्राथमिकता देने के लिए, और युवाओं को वास्तविक जीवन में नेपाल में जो अपॉर्चुनिटीज मिस हो रहे हैं उसे यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए हम कर रहे हैं ये आंदोलन। और युवाओं के जो पलायन है इसको रोकने के लिए, और देश के भीतर ही अवसर और देखिए करियर निर्माण करने के लिए भी ये एक लड़ाई है। अभी जो पूंजी पलायन हो रहे हैं उसको रोक लगाने के लिए भी ये हमारा संघर्ष चल रहा है। तो कृषि क्षेत्र को हम पुनर्जीवित करने के लिए और आर्थिक रूप में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए भी हम ये संघर्ष कर रहे हैं। और मुख्यतः हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और सुशासन सुधार और जवाबदेहिता और सेवा वितरण में हमको उन्नतता सुनिश्चित करने के लिए भी ये लड़ाई है। तो ये देखिए, ये सब लोग तो ये सिंडिकेट चला रहे हैं ना, तो ये अगर ये परिवर्तन आ गया तो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। अभी तो देश में भ्रष्टाचार, लूट तंत्र और कमीशन तंत्र है। तो अगर ये सब हम व्यवस्था परिवर्तन कर सके तो ये लोग को तो यहाँ देश छोड़कर भागना पड़ेगा, तो उनकी तो कमाई बंद हो जाएगी, जो भ्रष्टाचार से अपना शासन चला रहे वो बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए भी वो हमको रोकने की प्रयास कर रहे हैं। और ये लड़ाई हम राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेतृत्व में जो कर रहे हैं, ये एक शिक्षित राष्ट्र के लिए देखिए, और अवसरों से भरे राष्ट्र के लिए, एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए भी, एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली के लिए, और एक देखिए सुरक्षित और संप्रभु भविष्य के लिए है। तो हम प्रतिबद्ध है, और इसी में जो सुशासन के प्रति विश्वास है, इससे ये लोग को डर है। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को एक मौलिक बना है, पर फर्क विचार का और फर्क मत का सम्मान करना चाहिए। पर ये लोग डरे हुए हैं, इसीलिए इस तरह का अभी सिचुएशन है देश में। नहीं, क्या ये शांतिपूर्ण आंदोलन से ऐसा हो सकता, संभव है? हाँ जी, सत्याग्रह से तो बहुत कुछ संभव हुए। बहुत सारे विश्व में प्रधान व्यवस्था परिवर्तन हुए हैं सत्याग्रह से भी। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से ही ऐसा दबाव सृजना करें, और अभी हो भी रहा है। देखिए, लाखों जनता अगर सड़क पे आकर बैठ गई ना, कोई तो हम तो सनातनी है, हम तो सिर्फ शास्त्र मानते हैं। ये लोग धर्म को नहीं मानते, ये शास्त्र पे विश्वास करते हैं। हम सनातनी हैं, हम शास्त्र में विश्वास करते हैं, और शास्त्र में और धर्म में इतनी ताकत है कि अधर्म को हटाए। अभी नेपाल में एक सामाजिक दुविधा है, देखिए कि
अपने पता है कि अपने पार्टी के लीडर्स खराब है, भ्रष्टाचारी है, देश के हित में काम नहीं करते, पर वो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि उनके दबाव में वो है, सत्ता के दबाव में वो है। और ये महाभारत में भी ये दुविधा हुई थी अर्जुन को, और अर्जुन ने कृष्ण ने समझाया था कि अपने हैं पर आप बाण चलाइए, क्योंकि ये धर्म के लिए, अन्याय के विरुद्ध की लड़ाई है, अधर्म को आपको नष्ट करना है। इसलिए और कृष्ण ने जो मार्ग अर्जुन को दिखाया है, अब हमारा पार्टी का नेतृत्व वही मार्ग में चल रहा है। हम वही सिखा रहे हैं नेपालियों को कि भले ही आपके पार्टी के हैं, आपके अभिभावक है, आपके लीडर्स हैं, पर सबसे पार्टी से और विचार से ऊपर तो देश होता है, धर्म होता है। तो हम अभी जनता को ऐसे सड़क में आने के लिए निवेदन कर रहे हैं, और हमें विश्वास है ये कुछ समय लगेगा, पर ये हम सफल जरूर होंगे। ये शांतिपूर्ण रूप में ही हम ये आंदोलन में सफलता हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से नेपाल में आंदोलन चल रहे हैं, वहां हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, लाखों लोग सड़कों पर हैं। इससे यह साफ संकेत है, समझ लीजिए कि नेपाल बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र होने वाला है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।